हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो रहने वाली है ओपिनियन के ऊपर। हम ऑलरेडी 3 स्टेजेस के अंदर हम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बात करेंगे ओपिनियन के बारे में। हमारे चारों कैरेक्टर यानी कि सोनू, मोनू, पप्पू और चेतन रेडी हैं हमारे ओपिनियन जो हमारा स्टेज है उसके लिए। तो चलते हैं और इस ओपिनियन प्रोसेस को समझते हैं। तो जो हमारा करेक्टर है चेतन, वो जिज्ञासा पूर्वक सोनू के पास जाता है और बोलता है कि सर अब हमने तीनों चीज कर ली है कंप्लीट, प्लानिंग भी कर ली, एग्जीक्यूशन भी कर ली, कंप्लीशन भी कर लिया। अब जैसे कि आपने बोला था कि हमारा ओपिनियन यानी कि हमें ऑडिट रिपोर्ट बनानी है और उसके अंदर ओपिनियन देना है, उसके बारे में बताइए सोनू, आप कैसे करेंगे, क्या करना है हमें आगे। तो बोलता है कि जनरली जो भी प्रोसेस था हमारा, जो तीनों मेन प्रोसेस, हमने उसी के बेसिस पे अब हमें कंक्लूड करना है कि हमारा ओपिनियन क्या रहने वाला है हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सोनू बोलता है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कराना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो एक काम करो चेतन, ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी फाइनलाइज हुए हैं अभी हमारे थ्रू, उसको क्लाइंट को भेजो और क्लाइंट को बोलो कि इस फाइनलाइजेशन को, जो भी फाइनलाइज करे हैं हमने, उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उससे एक्सेप्ट कराए बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो क्लाइंट के पास भेजा जाता है, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कराता है। क्लाइंट जब एक्सेप्ट कराता है उसके बाद जब ऑडिटर के पास आता है साइनिंग के लिए, क्योंकि डायरेक्टर ने साइन कर लिया, डायरेक्टर के साइनिंग के बाद ऑडिटर के पास आएगा। ऑडिटर साइन जब करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसी दिन वो अपनी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो भी साइन करेगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर वो अपना ऑडिटर ओपिनियन देगा। सोनू बताता है चेतन को, तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ऑडिटर ओपिनियन हमें क्या देना है। जैसे कि सोनू बोलता है कि सोनू बताता है कि अभी तक हमने जो कंक्लूड करा है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो भी प्रोसेस रहे हैं उसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूड करा है कि हमारा जो ओपिनियन रहेगा वो अनमॉडिफाइड यानी अनक्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं जाएगी। वो तो हमारा जो चेतन होता है वो जिज्ञासा पूर्वक बोलता है कि सर ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इन केस अगर क्वालिफिकेशन होती या कुछ ऐसा एडवर्स कुछ चीजें होती तो हम क्या करते उस केस के अंदर। तो बोलता है, सोनू समझाता है उसको, देखो यार जब भी जो भी ओपिनियन होता है हम उसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। चेतन पूछता है क्या सर, कैसे 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो बोलता है देखो यार, तो पहला जो ओपिनियन हो सकता है वो हो सकता है अनक्वालिफाइड, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक है। दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक, जो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मिले नहीं उसकी वजह से मैं क्वालिफिकेशन दे रहा हूं। दूसरा, मुझे कुछ दिक्कत मिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसकी वजह से मैं क्वालिफिकेशन दे रहा हूं। दूसरा होता है मेरा एडवर्स, उसके अंदर भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा जा सकता है। पहला, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं उसकी वजह से मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं। दूसरा, मुझे कुछ भयंकर दिक्कत मिली इसकी वजह से मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं। अब क्या होता है कि जो 5 पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड करा, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन जब दी जाती है जब मुझे लगता है कि जो मेरी मटेरियलिटी है उससे ऊपर की गलती है, लेकिन इतना भी मटेरियल नहीं है कि मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना पड़े, यानी कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एज अ होल वो इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। एडवर्स के अंदर मैं जब देता हूं ओपिनियन, जब मेरा जो एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज अ होल वो जब इंपैक्ट डाल रहा होता है। चेतन पूछता है कि सर ठीक है, समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बताइए, ठीक से बताइए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। तो एग्जाम्पल के थ्रू सोनू बताता है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई जैसे रेवेन्यू का नंबर था हमारा, जैसे हमने 2 करोड़ की गलती निकाल दी थी। इन केस मैनेजमेंट बोलता कि हमें इसको रेक्टिफाई नहीं करना है, तो इस केस के अंदर हम क्वालिफिकेशन देते, नॉर्मल क्वालिफिकेशन दी जाती। कहता सर समझ में आ रहा है। एडवर्स अगर हम जब देते, जैसे मान लो अगर गोइंग कंसर्न में आप गए थे चेतन, बात करने के लिए गए थे क्लाइंट से, वो बोल रहे हाँ जी सर, आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न के ऊपर दिक्कत है क्लाइंट के, उस केस में क्या होता है, गोइंग कंसर्न के केस के अंदर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं वो जो भी असेट्स होते हैं, जो भी लाइबिलिटीज होती है, उसको लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर आपको रिवैल्यू करना होता है। मतलब आप हिस्टोरिकल बेसिस पे नहीं कर सकते उसको। जैसे हमारा हिस्टोरिकल बेसिस पे ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, आपको उसके ऊपर नहीं बनाना पड़ेगा, आपको जो बनाना पड़ेगा आप लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मैं लिक्विडेशन बेसिस पे नहीं बनाऊंगा और मेरे गोइंग कंसर्न पे कोई दिक्कत नहीं है, उस केस के अंदर क्या होता है, आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपके उसकी वजह से सारे के सारे अकाउंट बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट बैलेंस नहीं होगा जिसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। चेतन बोलता है कि सर समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो आप। तो इस तरीके से मेरा क्वालिफिकेशन और एडवर्स के अंदर बाइफर्केशन हो जाता है। लेकिन चेतन पूछता है कि सर आपने ये नहीं बताया कि अगर मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं मिले उस केस में कैसे कहना चाह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोनू बोलता है कि जैसे मान लो कि आपकी एक स्टॉक की ब्रांच थी, आपको स्टॉक काउंट करना था और कोई ऐसी ब्रांच थी जिसको आप ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, कुछ भी रीजन था आप जा नहीं पाए, या कुछ भी रीजन था जिसकी वजह से आप वहां पे कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे अपना स्टॉक काउंट। तो अगर वो ब्रांच जो है वो ज्यादा मटेरियल है लेकिन ज्यादा मटेरियल नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है मान लीजिए कंपनी के पास 200 करोड़ का स्टॉक है और वो जो
200 करोड़ में से जो स्टॉक है वो सिर्फ 1 करोड़ का है, वो मेरा मटेरियलिटी यानी कि 50 लाख उससे तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा कोई इतना ज्यादा नहीं है कि मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना पड़े। लेकिन उसी की जगह पे मान लो कि कोई मेरी ऐसी फैक्ट्री होती जहाँ पे 100 करोड़ का मेरा 100 या 150 करोड़ का मेरा जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से अगर मेरा कोई उसकी वजह से क्या होगा, 100-150 करोड़ को मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरा एक बहुत ज्यादा मटेरियल नंबर है। बैलेंस शीट का जो आइटम है, जो मेरा बैलेंस शीट का अमाउंट है, अगर मान लो बैलेंस शीट का जो साइज है वो मेरा इतना ज्यादा वो नहीं है कि मेरे को उसके ऊपर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक का नंबर है वो बहुत ज्यादा मटेरियल है। तो आई होप आपको चेतन समझ में आ रहा हो कि क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि एडवर्स ओपिनियन मेरे को जब देना पड़ेगा जब मेरे उसको जो मैं कुछ चेकिंग नहीं कर पाया उसकी वजह से कुछ ज्यादा मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है, तो उसके अंदर मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। आई होप चेतन आपको समझ में आया होगा। चेतन बोलता है बिल्कुल सर, मेरे को बिल्कुल समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो आप, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चेतन को सोनू बोलता है कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल मजा आ रहा है। और अगर आपका कोई डाउट भी है तो चेतन को बोलता है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जो सीए तुषार मक्कड़ है उनकी वीडियो के अंदर वो बोलता है कि बिल्कुल मैं पूछ लूंगा उनसे। और उसके बाद सोनू बोलता है अब हम आगे चलते हैं और अब हम ओपिनियन, जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम ओपिनियन देने वाले हैं अनमॉडिफाइड। तो अनमॉडिफाइड हम ओपिनियन देने वाले हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं, तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं। तो हम इसको रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो बोलता है सर कौन कौन सी 3 रिपोर्ट? वो बोलता है कि एक तो हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम देंगे अपना कमेंट कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो जैसे कि हमने बात करी कि हमारा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर है। बोलता है ठीक है सर। दूसरी रिपोर्ट हमने जैसे अपने बात करी थी, कहता है हाँ चेतन, कहता है हाँ सर याद आ गया, आपने बोला था कि हम आईएफसी के ऊपर देंगे, आईसीएफआर के ऊपर देंगे। कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आईसीएफआर के ऊपर जो हम देंगे उसके अंदर हम उसके अंदर लिखेंगे कि हमारे कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन होगा। तीसरा जो है वो है कि जो कारो की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कारो की 2016 की, कि जिसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, लोन हो गया, ये सारी चीजें आपको चीजें चेक करनी होती है, जिसके अंदर कारो के अंदर आपकी रिपोर्टिंग होती है। चेतन कहता है कि बिल्कुल सर पढ़ा हुआ है मैंने, कारो के अंदर रिपोर्टिंग होती है, आपको इस चीज को करना पड़ेगा। चेतन बोलता है कि ठीक है सर, लेकिन ये तो ऐसा भी होता है ना कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर आपका टर्नओवर ऊपर जा रहा है तभी आपको कराना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बोलता है बिल्कुल, अगर आप कारों के अंदर फॉल कर रहे हो तभी ये रिपोर्ट बनेगी। आईएफसी के केस में भी सेम यही रहता है, आईसीएफआर के केस में अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है थ्रेशोल्ड को, देन इन दैट केस ओनली आपकी जो है आईएफसी की आईसीएफआर की रिपोर्ट बनेगी। तो चेतन होता है हमारा कहता है कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि किस तरीके से होगा। और जो रिपोर्ट बना के वो मोहिनी को के पास लेकर जाते हैं, मोहिनी रिव्यू करती है और वो पहुंच जाते हैं पार्टनर के पास रिव्यू कराने के लिए। पार्टनर के पास जब रिव्यू कराने के लिए वो पहुंचते हैं तो जो हमारा पार्टनर होता है वो बोलता है कि बिल्कुल सब कुछ सही आपने बनाया है, बिल्कुल सही ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन आप इसमें एक चीज डालना भूल गए, इम्पेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ। वो बोलता है कि सोनू बोलता है कि सर किस चीज के ऊपर डालना है? वो बोलता है इम्पेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मतलब आपको पता है सोनू बोलता है कि सर मैंने कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करा। मोहिनी उठती है और बोलती है कि सर मेरे को पता है क्या होता है इम्पेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मतलब। ये होता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो डिस्क्लोज है, लेकिन उसको हम फिर भी उभारना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भैया ये एक ऐसी चीज है जो हम इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं, शेयर होल्डर को बताना चाहते हैं, जो भी यूजर्स है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको हम बताना चाहते हैं। पार्टनर बोलता है बिल्कुल सही मोहिनी, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो आप छूट रही है यहाँ पर आपसे? तो मोहिनी समझ नहीं पाती और पार्टनर फिर बोलता है कि इसमें एक आपको क्या करना है कि जो भी इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर जो वैल्यूएशन जो भी इन्होंने शेयर इशू करे हैं, जो भी इन्होंने प्राइवेटली शेयर्स इशू करे हैं, आप इसको डिस्क्लोज करो इन्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर। मैं चाहता हूं कि सभी इन्वेस्टर जो जितने भी यूजर्स हैं सबको पता चलना चाहिए कि इन्होंने शेयर्स इशू करे हैं। और वो भी आप बताओ कि जो इनकी फैक्ट्री के अंदर जो आग लग गई थी, छोटी सी आग थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका यहाँ पे इन्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर उनका सबका ध्यान जाए। मैंने ऑलरेडी हमने डिस्क्लोज करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, आई नो, पार्टनर कहता है आई नो मैंने डिस्क्लोज करवाया है आप लोगों को, लेकिन इम्पेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर भी डाल लो ताकि मैं जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी यूजर्स है, उनका ध्यान जाए, उनको पता चले कि ऐसी चीज हुई है। वो बोलते हैं कि ठीक है सर समझ में आ रहा है। उसके बाद पार्टनर बोलता है कि एक चीज और करो, अदर मैटर्स में एक चीज और डाल दो। अदर मैटर्स का क्या मतलब होता है आपको पता है? मोहिनी बोलती है कि बिल्कुल सर, अदर मैटर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है फिर भी आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ऐसे कोई चीज
पार्टनर बोलता है कि बिल्कुल सही है, तो हम एक काम करो, जो 2 सब्सिडरीज हैं जिनका हम ऑडिट नहीं कर पाए हैं वो आप बता दो कि 2 सब्सिडरीज ऐसी हैं, इसके अंदर अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर आप ये चीज़ बता दो कि जो 2 सब्सिडरीज कंपनी की है उसका हम ऑडिट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके ऑडिटर कोई और हैं। तो आपको ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है। तो ये अदर मैटर्स के अंदर आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि जो 2 सब्सिडरी हैं उसका ऑडिट हमने नहीं करा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर्स। जो लोग होते हैं, सोनू होते हैं, मोहिनी होती है, वो समझ जाती है कि क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी जो जाते हैं और ऑडिट रिपोर्ट को वो मॉडिफाई करते हैं जैसा पार्टनर ने बोला था। मॉडिफाई करके पार्टनर के पास दोबारा पहुंच जाते हैं, पार्टनर को रिव्यू कराते हैं, पार्टनर खुश हो जाता है, कहता है कि बिल्कुल सही है। अब बोलता है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज कर ली है, एक काम करो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ने भेजे हैं उसके वो लेकर आओ और मेरे से साइन करा लो। पार्टनर साइन करता है, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, यूडिन जनरेट करता है, जिस दिन साइन होता है उस दिन यूडिन जनरेट करता है, और यूडिन जनरेट करने के बाद सौंप देता है क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोलता है सभी बच्चों को, सोनू, मोनू, पप्पू जो भी हैं, चेतन, मोहिनी, आज हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है, लग जाओ काम के ऊपर और फाइल जो हमारी जो सॉफ्टवेयर है ABCD जो भी हमारी फाइल है उसको कंप्लीट करो फुल फ्लेजेड, उसके अंदर कुछ भी चीज नहीं रहनी चाहिए, सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर दो। आज हमारे पास लास्ट डेट है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट करो और जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, जो भी हमने एक्सपर्ट को जो अपॉइंट करा था उसके जो भी डॉक्यूमेंट आने सारे डॉक्यूमेंट लगा दो, क्योंकि आज के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट लग नहीं पाएगा फाइल के अंदर। और पार्टनर बोलता है कि जैसा आप लोगों को पता ही होगा, अपने टीम मेंबर को बताता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा रिव्यू भी होता है, तो ध्यान रखना कि कुछ भी चीज़ छूट जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस बोनस, हमारे सारी चीज़ें, हमारे प्रमोशन, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। पार्टनर बताता है ये चीज़ को, तो बोलते हैं कि ठीक है, आज हम 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, जितनी भी चीज़ें हैं सारे डॉक्यूमेंट लगा दो, कुछ दिक्कत हो तो मेरे से बात कर लेना। पार्टनर बोलता है सभी लोगों को, सब लोग काम पे लग जाते हैं, 12 बजे तक कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका जो ऑडिट, जो हमारा जो सारी फाइलें लग जाती हैं, उसके बाद 11 बजे के अराउंड जाते हैं पार्टनर के पास, कहते हैं कि रात को 11 बजे के बाद जाते हैं, पार्टनर को कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, आप साइन ऑफ पे बटन दबा दीजिए, फाइल को साइन ऑफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। फाइल को साइन ऑफ करता है पार्टनर। अब मोहिनी और सारे जितने लोग हैं सारे खुश होते हैं, पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, और बोलती है मोहिनी कि अब हमारे पास 60 दिन और हैं फार आर्काइव करने के लिए। तो चेतन कंफ्यूज हो जाता है, सोनू को पता होता है पहले से, मोनू को पता होता है, पप्पू भी कंफ्यूज होता है, 60 दिन और है, पार्टनर तो कह रहा था आज आकर ये दिन है हमारे पास, ये का 60 दिन कहाँ से आ गए। और तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, चेतन और पप्पू जो होते हैं हमारे, तो बोलते हैं कि 60 दिन और थे तो आज क्यों इतने 11 बजे तक क्यों बैठे भाई। तो वो बोलता है क्योंकि आज के दिन हमारी जो फाइल है वो साइन ऑफ हुई है, आज के दिन हम कोई भी ऐसा नया डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते फाइल के अंदर जो कि एविडेंस हो। तो समझ रहे हो आप, सोनू बोलता है कि चेतन को कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते कि कोई वो ऑडिट एविडेंस हो। यानी कि मान लो आपके पास कोई बैंक कंफर्मेशन आनी थी, वो आपके पास आज की डेट तक आ जानी चाहिए थी, वो डॉक्यूमेंट आप जो करना था वो आपने कर दिया होगा आज की डेट तक, या फिर आपको क्या करना होगा 60 दिन के अंदर। चेतन पूछता है फिर कि 60 दिन के अंदर हम क्या करें फिर बैठ के। वो कहता है कि जो भी आपके ऐसे कोई चीजें हैं, जैसे मान लो कि कुछ भी आपका कोई फॉर्मेटिंग की दिक्कत है या कोई भी ऐसी चीज आपको करनी है, कहीं लिंक लगाने हैं, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो वो चीजें आप कर सकते हो, मतलब डेकोरेशन वाला काम कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर कोई भी नया ऑडिट एविडेंस नहीं डाल सकते। 60 दिन का हमारे पास टाइम मिला है, आराम से 60 दिन हम इस फाइल को पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसको आर्काइव करेंगे। जो सारे लोग समझ जाते हैं और अपने अपने घर निकल जाते हैं। और सोनू बोलता है कि अब हमारी होगी पार्टी कल, क्योंकि अब हमने कितना टाइम लगाया है, रातें लगाई हैं, दिन लगाए हैं, इतनी मेहनत करी है। सोनू सबको बोलता है कि मेरी तरफ से पार्टी, और जो पार्टी होगी वो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ऑडिट कंप्लीट होता है मेरा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीज किस तरीके से होती हैं बिग 4 के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, किस तरीके से स्ट्रेस को रिलीज करा जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।